नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवीर स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। आज जो हम सेट करने वाले हैं वो आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा कि आज हम 57वां सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 56 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती ही है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आपकी रीजनिंग की जो क्लासेस हुआ करेगी वो अब आपको सुबह 9 बजे मिला करेगी। तो आप सुबह 9 बजे हमारे साथ में रीजनिंग की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी क्लास रहेगी वो आपकी मैथ्स की रहा करेगी, जो 11:30 बजे मिलती है। और 12:30 बजे आपको पता ही है कि मेरे द्वारा आपको जीके और जीएस पढ़ाया जाता है। और फिर शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ में यूपीएसआई की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस हो या फिर आपका हिंदी का पार्ट हो। तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे हमारे साथ में मिलकर। बाकी अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से तैयारी हो जाए और जिसमें पता चल जाए कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, कौन सा सिलेबस है या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कितनी तैयारी करनी है, हमें क्या जानना है, ये सारी चीजों को अगर आपको समझना है, आपको स्ट्रेटजी देखनी है, तो आप हमारे साथ में चाणक्य 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, चाहे वो आपके नोट्स हो, चाहे वो आपकी लाइव क्लासेस हो, चाहे आपको रिकॉर्ड बेस पे क्लासेस मिलने वाली हो, या फिर यहाँ पे आपको डाउट की बात की जाए तो डाउट क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी आपको मैं बता दूं कि ये जो बैच मिलने वाला है बेटा 99 में मिलने वाला है। तो जो अभी आपके पास में ऑफर चल रहा है तो मात्र 99 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। यूपीएसआई की तैयारी करनी है, ज्यादा पैसे आपके पास में है नहीं, तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं 99 रुपए के साथ में। तो 99 रुपए में आप एक बैच खरीद सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीएसआई की तैयारी कराता है। बाकी आपको ये पता करना है कि सर ये बैच कहां खरीदना है, तो आप यहां पे देख पाएंगे ये बैच जो मिलेगा वो बाई एससी एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सब फिर उसके बाद में जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो आपको ये हमारा पेज दिखाई देगा जहां पे आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आप यहां पे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे हमारे जो भी बैचेस आप खरीदना चाहते हैं, पेड क्लासेस में जाके सारे कोर्सेज को जो भी खरीदना है, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर बना चुका है, यानी हम अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, उन चीजों को नोट कर पाएं और आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में चीजें तैयार हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है कि उत्तर प्रदेश से किन सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, यानी कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी असेंबली वाली स्टेट कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में सबसे ज्यादा एमपी कौन से स्टेट से भेजे जाते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब उस जगह पे आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य भेजे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए हमारे पास में आर्टिकल नंबर 80 है। और ये आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है, ये राज्यसभा की बात करता है, ये राज्यसभा के सदस्यों की बात करता है। किसकी बात करता है, ये राज्यसभा के सदस्यों की बात करता है। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आप सभी जानते हैं हमारे पास में 250 यानी मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे कि वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हमारे पास में कितने हैं, 245 सदस्य हैं। और इन 245 सदस्यों में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी यानी 31 हैं यहां पर सबसे ज्यादा। इसके बाद दूसरी पोजीशन पर कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा। कितनी संख्या है वहां पे, 19। और आपसे पूछा जाए कितनी अवधि के लिए राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, 6 साल की अवधि के लिए। क्या ये भंग होती है, नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यहां पर अगर भंग होगा तो लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो मैंने आपको यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में संख्या है, एमपी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो। तो आपका आंसर आ चुका है, प्रिंस का आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में और राज का भी आंसर आ चुका है। 31 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और 2 को देखते हैं क्या कहता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या कह रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह,
सबसे पहले पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह कब हो रहा है। आप यहां पे कहेंगे सर ये 1855 से 56 के बीच हुआ है। सर अगर ये 1855-56 के बीच हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, ये उससे पहले ही हो चुका है। हम उस टाइम से ही क्या कर रहे थे, हम अंग्रेजों के विरोध में यहां पे उठे हुए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर हम संथाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम संथाल की बात करते हैं, तो संथाल क्या है, ये ट्राइबल है। अगर ये ट्राइबल है तो ये एक प्रकार से ट्राइबल का रिवेलियन कहलाएगा। और ये क्या कर रहा है, ब्रिटिश राज को हिलाने का काम कर रहा है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ये कॉलोनियल सिस्टम को इसने चुनौती देने का काम किया। और यहां पर ये याद रखना है कि जो जमींदार थे, जो महाजन थे और जो अंग्रेज थे, इन सभी के खिलाफ यहां पे शोषण किया जो जा रहा था, इन सभी के खिलाफ यहां पे एक विद्रोह होता है जिसका नाम है संथाल विद्रोह। ये कब होता है, 1855 से लेकर 1856 के बीच में होता है। और इसमें 15,000 संथाल जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। तो 15,000 संथाल शहीद हो जाते हैं इस विद्रोह में। और इसके नेता कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो इसके नेता थे आपके सिद्धू, क्या नाम है उनका, सिद्धू नाम था। उसके अलावा उनका नाम था कान्हा मुर्मू। तो सिद्धू और कान्हा मुर्मू दोनों जो भाई थे, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, लीड किया गया था संथाल विद्रोह को। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे हमारे पास में विद्रोह हैं, जैसे संताल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हुआ, इसके अलावा भील का विद्रोह हुआ, ये सारे ही विद्रोह हुए हैं, जिसमें से एक विद्रोह आपका संथाल विद्रोह है। और ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो शोषण हो रहा था उसमें यहाँ पे सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था, इसको लीड किया गया था। और ब्रिटिश ने मजबूरी में संथाल परगना नाम का एक अलग राज्य भी बना दिया था। क्या बना दिया था, मजबूरी में संथाल परगना नामक एक अलग जगह यहाँ पे प्रोवाइड करा दी थी, इसे जिला बना दिया था, जो आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड बिहार में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या कहता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई यूरोपियन आया था तब आप क्या कहेंगे, पुर्तगाली आया था। और पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, तो आप बताएंगे वास्को डिगामा आया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे वायसराय बनाए गए, और वायसराय के बाद यहाँ पे गवर्नर भी बनाए गए। तो पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था निनो दा कुन्हा। क्या नाम था इसका, निन्हो दा कुन्हा। ये जो आया था वो 15 भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहीं पर स्थानांतरित कर देता है। यानी जब ये आता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, 1530 का टाइम आता है। कब आते हैं, आते तो ये 1498 में, लेकिन निनोद कुन्हा ये आते हैं 1530 के आसपास। और 1530 के आसपास में आते हैं, क्या बेटा, एक मिनट रुक जाना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आप देख पा रहे हो लाइन, रेड लाइन आ रही है, तो उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा।
फिर आ रही है। क्लास तो चला जी, तो टीवी तो चला। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया कि 1530 का टाइम था, तो 1530 के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या है, पुर्तगाली भी शासन को अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो पहला मुख्यालय जो बना था वो कोचीन में बना था, और कोचीन से हटाकर इन्होंने कहां पर स्थानांतरित कर दिया था, इन्होंने गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। यानी पुर्तगालियों का पहला भारतीय हेडक्वार्टर जो बना था वो कोचीन में बना था। पहली बार जब वास्को डी गामा आया था वो भी कोचीन ही आया था, लेकिन बाद में यहां पर गोवा पे ये अपना कब्जा कर लेते हैं, और गोवा में कब्जा करने के बाद में गोवा में बड़ा पोर्ट बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, और यहां पर पुर्तगाली पावर को यहां पे बूस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना जो हेडक्वार्टर था उसको भी कहां ले जाते हैं, गोवा में लेके चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल रोहित तिवारी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कैमरे में, या तो उसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन आप उस चीज पे कोशिश करिएगा, एक कहते हैं ना पेशेंस बना के रखिएगा, क्लास आपकी चलती रहेगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको पता है कि भारत में बहुत यूटी हैं, स्टेट भी हैं। तो यूटी में एक ऐसा यूटी है जहां पे महिलाओं की संख्या जो है वो सबसे बेटर मानी जाती है। यहां पे कह सकते हैं हाई सेक्स रेशियो है, जहां पे लिंग अनुपात जो है वो ज्यादा माना जाता है। अब आप कहेंगे लिंग अनुपात क्या होता है, तो बेटा लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर, यानी इस 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लिंग अनुपात, या फिर सेक्स रेशियो कहलाता है। अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, क्योंकि अभी तो हुई नहीं है, 21 में होनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2011 को ही कंप्लीट करने वाले हैं। पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो इनमें से किसमें सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी सबसे अधिक फीमेल फ्रेंडली यूटी कौन सी है, सबसे अधिक महिलाओं की संख्या यहां पे कहां देखने को मिलती है, तो आप यहां पे बताएंगे। तब अब तक मैं आपको बता देता हूं, जब हम इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिया के लिंग अनुपात की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंडिया के लिंग अनुपात की बात करेंगे तो यहां पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं आपको यहां पे दिखती हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया का सेक्स रेशियो है। लेकिन यूटी की बात की जाएगी तो आप यूटी में किसे बताओगे, यूटी में आपका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी नहीं है, यहां पे लक्षद्वीप इसका आंसर है। यहां पे हाई सेक्स रेशियो मिलता है, और अगर आप कहें कि इस जगह पर 1000 पुरुषों पर
1040 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सेक्स रेशियो यहां पे बनता है। ठीक है, लक्षद्वीप में ज्यादा है भाई, कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है आपसे, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, यानी मौलिक कर्तव्यों में और आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दोनों में ही क्या है, समान है। तो ऐसा इनमें से ऐसा क्या है जो दोनों के लिए समान हो सकता है, यानी आप जानते हैं नागरिकों एवं सरकार के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नागरिकों के लिए गाइडलाइंस है, और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सरकार के लिए गाइडलाइन है। तो यहां पर क्या है कि हमें ये बताना है कि इनमें दोनों में समानता क्या है। तो समानता आप बताएंगे कि ये बोथ आर जस्टिसेबल, यानी दोनों ही न्याय संगत हैं, दोनों के लिए हम क्या जहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं क्या। तो आपका आंसर होगा कि हम डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों के लिए कोर्स यानी कोर्ट में नहीं जा सकते, इसे अदालत में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका कैसा है, ये आपके नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। सर मैं क्लास में हूं या नहीं, भाई तुम हो क्लास में, डीके हो तभी तो दिख रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि डी होगा। भाई डी नहीं है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे क्या कहता है कि जब हम यहां पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो क्या करती है, बर्थ को कंट्रोल कर सकती है। तो कंट्रोल करने में हमारे पास में 4 टाइप दिए गए हैं, तो 4 टाइप में ऐसी कौन सी है जो वास्तव में बर्थ को कंट्रोल कर सकती है, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकती है। तब आप यहां पे कहेंगे कि हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पे हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से चारों में से, बहुत सारे में से हमें क्या बताना है, केवल एक बताना है कि कौन सा इसमें से तरीका हो सकता है। तब आप कहेंगे कि इसमें से जो तरीका है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नसबंदी होगा। इसे कहते हैं वेसेक्टोमी कहते हैं। ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल होता है, ये सर्जिकल तरीके से या फिर सर्जरी के माध्यम से यहां पे क्या कर सकते हैं, हम यहां पे नसबंदी के माध्यम से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैड बॉय जुड़ चुके हैं भाई, राधे राधे। काजू का आंसर आ चुका है सी कम, और डीके ने आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, जान का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है कि भारत में विदेशी मुद्रा आती है, और आती है तो ट्रांजैक्शन भी होंगे, और अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसको देखरेख करने वाला कौन है, इसको रेगुलेट करने वाला कौन है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वो कौन है, वो है आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यानी हमारे पास एक ऐसा कानून है जो विदेश से आई हुई मुद्रा को, चाहे वो डॉलर के रूप में आए या फिर और किसी रूप में आए, तो उनके ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना है, उनकी देखरेख करनी है, उनका पता करना है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इस कानून का यूज कर सकते हैं। तो ये एक कानून है जो इन चीजों की देखरेख करता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। और इस कानून का नाम क्या है, इस कानून का नाम है फेमा, FEMA। क्या है ये, फेमा कानून कहलाता है। जब भी करेंसी से रिलेटेड आए तो वो कानून आपका फेमा कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लिबरलाइज, यानी जो भी हमारे पास में पैसा आया उसके लिए उदारता भी दिखानी होती है, ट्रेड को भी प्रमोट करना होता है, और क्रिमिनल रूप से अगर इसका यूज हो रहा है तो उस पर पेनल्टी लगानी होती है। तो ये लाया गया था, कब लाया गया था, तो आप कहेंगे सर ये 2000 में लेके आए थे, तो ये जून 2000 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा को ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने वाली संस्था जिसका नाम फेमा है, इस फेमा को यहां पे 2000 में लागू किया गया था, जो एक प्रकार से प्रमोट करती है ट्रेड को, तो दूसरी प्रकार से यहां पे क्रिमिनल के ऊपर पेनल्टीज भी लगाने का काम करती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो कितनों का ऑप्शन नंबर बी है, विकास शर्मा यहां पे जुड़ चुके हैं, इसी के साथ सैड बॉय ने आंसर दे दिया है, जान ने भी आंसर दे दिया है, और यहां पे काजू भी आंसर दे गया। ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर हमारा जो शरीर है वो कोशिका से बना हुआ है।
जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, ईंट हमारे घर की बेसिक यूनिट होती है, इसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे बेसिक यूनिट अगर कोई है तो वो कौन होती है? वो कोशिका होती है। अब हमारे शरीर में जो कोशिका है, इस कोशिका में अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ऐसा एक ऑर्गेनल्स है जो क्या करता है? वो प्रोटीन बनाने के रूप में काम करता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ऐसा कोई कोशिका का अंग है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आप इसमें से क्या बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा अंग है जो प्रोटीन बनाएगा, जिसके कारण उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो क्या वो राइबोसोम्स है, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या वो न्यूक्लियस है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर बताया है रोहित तिवारी ने, ऑप्शन नंबर ए। रोहित तिवारी के अलावा जान का आंसर भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। भाई और लोग भी आंसर दो, आप लोग जुड़ते हो तो आंसर क्यों नहीं देते हो? डीके ने आंसर दिया है बी, इसी के साथ विकास शर्मा कह रहे हैं ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे शरीर के लिए प्रोटीन अगर जरूरी है, तो प्रोटीन बनाने वाला हमारे अंदर कोई अगर पाया जाता है तो वो कौन है? तो वो राइबोसोम्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए कहलाता है। सब कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में ये सेल है, सेल में ये पार्ट जो है वो आपका न्यूक्लियस का पार्ट है, जिसके पास ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे दो दीवार होती हैं, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। और इस रफ पर क्या होता है? इस रफ पर आपको राइबोसोम्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? राइबोसोम्स दिखेंगे। और ये राइबोसोम्स ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये पॉइंट पॉइंट आकार में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, यही हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यही हैं जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन राइबोसोम्स मिल कहाँ रहे हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलते हैं, इसलिए तब आपका आंसर तब होता जब पूछा जाता कहाँ मिले हैं। लेकिन हमारा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है चल रही है, लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत सरकार जो है, या भारत सरकार में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो किसी ना किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसी ना किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसा कौन है जो कहा जाता है कि निम्नलिखित में से सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में उसे जाना जाता है? ऐसा कौन जिसे संसदीय स्वरूप में जाना जाता है, संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? आपके पास में चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आप क्या कहेंगे कि भारत सरकार जो है वो किस रूप में जानी जाती है? आप यहाँ पे ऑप्शन कहेंगे कि ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, या फिर ये ऑटोक्रेटिक है, या फिर ये प्रेसिडेंशियल है, या फिर ये मोनार्कियल है। जब आप मोनार्की की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि जब किसी भी देश में राजा का शासन होता है तो वहां पे गवर्नमेंट मोनार्कियल कहलाती है। जैसे आप कहेंगे इंग्लैंड में महारानी है तो इस, या महाराज हैं तो वो क्या है? मोनार्कियल गवर्नमेंट है, प्लस वो क्या है? प्रेसिडेंशियल भी है, वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री भी है। ये जो है हमारा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म इसलिए नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट से अलावा यहाँ हम पीएम या हैं, वो पीएम यहाँ पे काम करते हैं, सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो पीएम काम करते हैं। लेकिन जनता के रूप में जो सांसद चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट्री हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट के, या फिर हम कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के, या फिर कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं संसद के। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका मंत्री हो, या फिर वो हैं सब क्या है? ये आपके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ना होकर ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लड़की कौन नकल मारती है? क्या नकल वकल? भाई आंसर देने की कोशिश करो, नकल और कॉपी इससे बच के रहो। क्वेश्चन ये देखो कि हमें आ रहा है कि नहीं, हमारा यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर हमसे नहीं निकल रहे हैं, हम दूसरे का कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। तो बेटा पीछे नहीं, आगे निकलने की कोशिश करो। और आगे निकलने का तरीका यही होता है कि खुद में मेहनत करो, और ये भी नहीं होता कि दूसरे की टांग खींच के पीछे कर दो, खुद आगे बढ़ जाओ। आगे निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद मेहनत करो, अच्छे से आंसर देने की कोशिश करो, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? हैवियस कॉर्पस। क्या होता है हैवियस कॉर्पस?
आपको पता है कि रिट दायर की जाती है, उसमें से एक रिट है, यानी 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका हैबियस कॉर्पस। हम यहाँ पे सारी रिट को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने मैंडेमस पढ़ी थी इससे पहले वाली में, तो ऐसी प्रकार से मैं सारी चीजों को कंप्लीट करा चुका हूँ। जान का तुक्का है, आंसर खुद गलत है। आंसू निषाद जुड़ चुके हैं, चलिए ठीक है। आंसू निषाद, काजू और डीके ने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। चलो, जब कोई व्यक्ति बिना कानून के जेल में बंद हो, यानी उसे ले जाकर क्या कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, और जेल में बंद करने के बाद उसे 24 घंटे में कहां पहुंचाया जाता है, कोर्ट पहुंचाया जाता है। लेकिन उसे कोर्ट नहीं पहुंचाया गया, उस व्यक्ति को कानून के अकॉर्डिंग यानी कानून के बिना ही जेल में बंद कर दिया गया है। तो उसे अदालत में सामने लाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है, वही तरीका आपका हैवियस कॉर्पस है। यानी व्यक्ति को कानून के तहत अरेस्ट किया जाने पर अदालत में पेश करने का अधिकार होता है, वो क्या है, वही है आपका हैवियस कॉर्पस। तो व्यक्ति अगर कानून के तहत अरेस्ट होगा तो उसे अदालत में यानी 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करने का अधिकार होता है। और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि किसी को भी शरीर यानी शरीर के साथ में पेश करना, क्या करना, शरीर के साथ पेश करना ही आपका हैवियस कॉर्पस कहलाता है। शरीर के साथ का मतलब है कि उसे ले जाकर कोर्ट में पेश करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जान का आंसर, काजू का आंसर, डीके का आंसर, रोहित तिवारी का, सभी का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। सर इनकी हरकतें तो देखो भाई, मैं किसकी हरकतें देखूं ये भी तो बता दो, बताओ किसकी हरकतें देखूं मैं। जैसे मेरा काम होता है ना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने पर आपको आंसर देता हूँ, और इसी प्रकार से मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। और आपका काम होता है कि जो सामने बात कर रहा है उसके क्वेश्चन के आंसर देना, ना कि मेरे क्वेश्चन के आंसर। भाई मेरे क्वेश्चन के आंसर जरूरी है, ना कि उनके। तो कोशिश ये किया करो, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो उसके आंसर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बेटा, जिस प्रकार से हमारे भारत की संविधान को देखते हैं, तो संविधान में बच्चों के अधिकार की सुरक्षा की बात की जाती है कि बच्चों को भी अधिकार दिया जाए। और अगर बच्चों को अधिकार देंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उनके लिए आयोग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, उनके लिए कमीशन बनाना पड़ेगा, जहां पर चाइल्ड के अधिकारों का यानी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, बच्चों के अधिकारों की मॉनिटरिंग होगी, और बच्चों के अधिकारों पर जो योजनाएं चल रही हैं उन चीजों को देखा जाएगा और उसे यहां पे क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो ऐसी कोई सी बॉडी है जो क्या कहलाती है, जो चाइल्ड राइट बॉडी कहलाती है, वो एनसीपीसीआर है। क्या है वो, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कभी ना कभी तो बनाया गया होगा। तो यहां पर याद रखना कि एनसीपीसीआर एक्ट जो है ये भले ही 2005 में पास होता है, लेकिन लागू कब होता है, तो आप कहेंगे लागू होता है 2007 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एनसीपीसीआर एक्ट 2005 है, 2007 में पास होता है, बाल अधिकारों के लिए बनाया जाता है, बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, बच्चों के अधिकार की मॉनिटरिंग करने के लिए बनाया जाता है, बच्चों के अधिकार की योजनाओं पर काम हो रहा है या नहीं, इन चीजों को देखने के लिए बनाया जाता है। और इसी वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों का ऑप्शन नंबर बी है, बालक लड़ झगड़ रहे हैं। चलो, एबीसीडी में से तो एक हो ही जाएगा, एक कैसी बातें कर रहे हो भाई, वहां जाके क्या चारों ऑप्शन पे लगाओगे, ओएमआर पे चार ऑप्शन सही कर दोगे, तुम्हें लगता है चार ऑप्शन पे लगा के सही हो जाता है क्या, एक ही बताना होता भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यहां पे कोर्ट में केस करते हो तो वहां पे बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस जो होते हैं वो हम ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पे करते हैं, जिससे क्या हो, अदालत का यहाँ पे काम जो हो जाए वो कम हो जाए, अदालत पे ज्यादा बोझ ना पड़े। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या किया जाता है, राज्य प्रशासनिक न्याय अधिकरण बनाया जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। अगर ट्रिब्यूनल्स बनाया है तो इसके अध्यक्ष भी बनाने पड़ेंगे, इसके अध्यक्ष के साथ साथ इसके सदस्य भी बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य प्रशासनिक न्याय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ
परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर अगर वहां पर सदस्य चुने जा रहे हैं, अगर अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति खुद उनको नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति केवल यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, और नियुक्त करने के लिए उन्हें किसी ना किसी के साथ में क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। तो अपॉइंट भले ही राष्ट्रपति करता हो, लेकिन अपॉइंटमेंट में यहां पे कंसल्टेशन भी जरूरी है। राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और आपको हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ में भी क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हमारे पास में जो जिस राज्य की बात की जा रही है, उस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, और उसके साथ साथ राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन होना चाहिए। तब जाके राज्य प्रशासनिक न्याय अधिकरण के अध्यक्ष को चुना जाता है, और उसको नियुक्ति कौन देता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, कंफर्म नहीं है? तुक्का भाई, जान बेटा, तुक्का आंसर ए गलत है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें काम क्या करेंगे, राज्य की बात हो रही है। तो राज्य के न्यायाधीश काम करेंगे, और राज्य में न्यायाधीश कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, और इसके साथ राज्य सरकार का कंसल्टेशन होगा। जिस राज्य की बात की जा रही है उस राज्य के जस्टिस होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे बी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। आपको पता है दिल्ली आज के टाइम पे आपको दिखाई देती है, तो दिल्ली कभी ऐसी थी नहीं। मतलब दिल्ली केवल एक यूटी हुआ करती थी। वहां पे जो सरकार हुआ करती थी वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चलाते थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है, जिसके बाद यहां पे क्या बनती है, पार्लियामेंट्री बन जाती है, पार्लियामेंट्री नहीं, लेजिस्लेटिव बन जाती है। और यहां पर दिल्ली को धीरे 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 करके क्या किया जाता है, बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और एनसीटी के तहत ही आज आप एनसीआर भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें किस वजह से हो पा रही हैं, कि ये सारी चीजें इस वजह से हो पा रही हैं कि यहां पे हमें कभी ना कभी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भाई किसी भी चीज में आप स्टेट में बदलाव कर रहे हो, आप यूटी में कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आपको यहां पे संशोधन करना पड़ेगा, आपको संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा अमेंडमेंट होता है कब, यानी 69वां। और ये 69वां संशोधन होता है, और इस 69वें संशोधन के तहत राजधानी यहां पे यानी दिल्ली यहां पे यूटी के साथ साथ क्या बन जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में। यानी लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया कि यहां पे सीएम भी चुने जाने लगे। ठीक है, तो यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाती है। आप यहां पे विधानसभा को भी देखते हैं, जिसके बाद आपके यहां पे सीएम भी देखने को लगते हैं। तो आप कहेंगे कि ये 69वां जो संशोधन होता है, ये कब होता है, 69वां संशोधन सर 1991 में होता है। कब होता है, 1991 में। लेकिन 1991 तो इस ऑप्शन में ही नहीं है भाई। संशोधन 1991 में होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होता है, इंप्लीमेंट होता है 1993 में। यानी लागू कब होता है, वो 1993 में होता है। संशोधन कब आता है, 1991 में, और लागू कब होता है, 1993 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। आपको पता है कि आपने देखा होगा, जो हम ठंडे गिलास को देखते हैं तो ठंडे गिलास के बाहर सरफेस पर ना पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। और अगर ये आ रही हैं तो फिर इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। ऐसा ही आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, यानी वाटर वेपर जो होती है, बाष्प जो होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब आप कहेंगे कि सर जो बादल बनने की प्रक्रिया होती है ना, वो भी तो यही है। यानी वायु की जो वायुमंडल में जो वाटर वेपर है, या समुद्र के पास में जो छोटे छोटे वाटर वेपर होते हैं, ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। और यही प्रक्रिया की वजह से आपके बादल बनते हैं, और बादल फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर किसी ना किसी पहाड़ी से टकराकर वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ये बादल का बनना क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, इसी को हम कहते हैं संघनन। तो संघनन की वजह से बादल बनते हैं, वाटर वेपर ही लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसलिए आपका संघनन कहलाएगा। लेकिन अगर उसका उल्टा कर दिया जाए
लिक्विड वाटर अगर वाटर वेपर में चेंज कर दिया जाए तो ये आपका एवापोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ये आपके दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब यहाँ पे जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाए तो वो संघनन है, और यहाँ पे पानी की बूंदें जल वाष्प में बदल जाए तो वो बाष्पीकरण कहलाता है। और ये कब होगा? जब हीटिंग इफेक्ट होगा, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पानी का लॉस हो जाता है, और यही है जो धीरे धीरे आपके भाप में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। लाइट गई, वाईफाई गया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में ना बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। जब मैं यहां पे कहता हूं कि हमारे पास में अगर रिकॉर्ड हैं तो उनका डेटा भी बनाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे उनका डेटा बना रहे हैं तो हमें कोई ना टेक्नोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो परिणामों का ना पूर्व अनुमान यानी पहले से ही करने के लिए डेटा सेट को भीतर विसंगतियों, पैटर्न और सहसंबंधों का पता लगाने के लिए संदर्भित की जाती है। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसे यूजर्स या ऐसी चीजें जहां पे बहुत सारे डेटा को क्या किया जाता है, सेट में बदला जाता है, पैटर्न में बदला जाता है, जिससे उसको बाद में ढूंढा जा सके आसानी के माध्यम से। तो ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जहां पे आप शॉपिंग कर पाते हो, सर्च करते हो, वो चीज आपको दिखने जाती है। आप वेबसाइट पे जाते हैं और सर्च करते हैं, वो चीज आपको दिखने लग जाती है। आप बैंकिंग की किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप सर्च करते हो, आपको वो चीजें दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? यहां पर उसे डेटा की माइनिंग कहा जाता है, डेटा को ढूंढना कहा जाता है। जब आप यहाँ पे किसी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहां पे जाकर आप उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ये क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके मतलब क्या है? बहुत सारा डेटा हमारे पास में है, उसको छोटे छोटे सेट में चेंज कर देना। जैसे आपने देखा है, मैं कहूं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने हैं, सामान हमारा वहां पे कपड़े भी मिल रहे हैं, वहां पे हमारे किताबें भी मिल रही हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मिल रहे हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो हमने क्या किया? उनको छोटे छोटे डेटा के सेट्स में बना लिया, पैटर्न में बना दिया, और बनाने के बाद में उसका एनालाइजेशन करने के बाद प्रिडिक्ट कर लिया कि पहले से ही अनुमान लगा लिया कि ये चीज इसमें जाएगी। फिर क्या करते हैं लोग? उस पर जाके उसे ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद वहां पे जो चीज खरीदनी होती है वो उसको खरीद लेते हैं। जब हम उस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वो आपकी माइनिंग कहलाती है, डेटा माइनिंग कहलाती है। जैसे आप वहां पर किसी को कोल की माइनिंग की जाती है, कोयले को ढूंढने के लिए, कोयले को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कोयला है, वहां से कोयले को निकाला जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा यहाँ पे डेटा है, यहां से हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद वो चीजें हमें दिखने लग जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कौन गया कौन नहीं गया पता नहीं है, लेकिन हम तो हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाने पर निर्भर हैं। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो रुकेंगे, नहीं पढ़ना है तो वही आपके पास में बहुत सारे ऑफर होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जल की बात करते हैं। सबको पता है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? पानी की। सबको पता है कि कृषि के लिए किसकी जरूरत है? पानी की। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे भी पानी की जरूरत है। तो ऐसी चीजों पे हमारे पास में क्या है? हमारे पास में जो पानी है, हम तो पीने वाले पानी की बात करेंगे तो जो कि आपका क्या है? कम होता जा रहा है। इसे बचाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अवेयर करना पड़ेगा, आपको फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज के लिए अवेयर करना पड़ेगा। कहते ना कि जल है तो कल है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि पानी है तो आपका भविष्य भी है, और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य के लिए इसको बचाना है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन चीजों को बचा के चलना है। तो ये सस्टेनेबल का पार्ट हो जाते हैं, ये SDG का पार्ट कहलाते हैं। तो हम बचाएंगे तो इनको सेलिब्रेट करेंगे, और सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि अवेयर करना। और अवेयर कब किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसको जो अवेयर है ना, 22 मार्च को किया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। यूएन का एक इनिशिएटिव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यूएन का इनिशिएटिव है, फोकस करता है कि फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज को अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो उसे बचाया जाए। तो दोनों ही चीजों पर काम करता है। दूसरा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास में 22 अप्रैल है, यानी इसके जस्ट एक महीने बाद
क्या होता है, इसके जस्ट एक महीने बाद हम यहाँ पे अर्थ डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हम यहाँ पे अर्थ डे भी मनाते हैं, यानी पृथ्वी दिवस के रूप में बनाते हैं। 22 मार्च यहाँ पे क्या बताता है, 22 मार्च बताता है यहाँ पे जल के बारे में, और इसके एक महीने बाद अप्रैल को हम यहाँ पे अर्थ डे के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और भी हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल के बाद में आएगा मई यानी जून। तो जून 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहली बार कोई इनिशिएटिव लिया था कि दुनिया के पर्यावरण के रिलेटेड पहली बार कन्वेंशन जो हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। राहुल कुमार जुड़ चुके हैं भाई, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट लाइव भी जुड़ चुके हैं, त्रिषा शर्मा, डीके भाई और सैड बॉय सभी ने आंसर दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या क्या कह रहा है, ये कहता है बच्चों के अधिकारों की, बच्चों के अधिकारों की ग्लोबल प्रोटेक्शन करनी है। हम अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कर चुके थे वो हम बता रहे थे कि बाल संरक्षण अधिनियम है, हम वहां पे बता रहे थे कि इसके तहत हमने क्या बनाया था, एक आयोग बनाया था। अब बात की जा रही है ग्लोबल रूप में, हमें यहाँ पे यूएन की अगर बात की जाएगी, दुनिया के लिए जब बात की जाएगी, तो अब हम ग्लोबल प्रोटेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा कौन से दिन हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था, यानी हमने डिक्लेरेशन दिया था किसके ऊपर, राइट के, यानी चाइल्ड के राइट के ऊपर। कहां पर, यूएन की असेंबली में। प्रोटेक्शन किसके लिए, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट टू यहाँ पे कह सकते हो कि माइंड का भी डेवलपमेंट करना है। तो सारी चीजें अगर आपको करनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यूएन के द्वारा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिससे वो दुनिया अवेयर हो और अपने अपने यहाँ पे उसे क्या करे, इंप्लीमेंट करे। और ये डिक्लेरेशन कब आता है, ये आता है 1959 में। कब आता है, 1959 में। सारे लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करो जल्दी से भाई, बिल्कुल करो। लाइक शेयर तो बनता है ना, आपको लिए हम पढ़ा रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो बनता है कि चलिए ठीक है कर देते हैं। क्यों बेटा, ये चक्कर ये है ना, थोड़ी सी क्लास शुरुआत में दिक्कत कर गई थी, तो जिसके बाद में बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होके चले गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी लाइनिंग आने का यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, वो इस वजह से चल रही है। शायद हो सकता है कि हमारी डेटा केबल जो है वो थोड़ा सा कहीं पर डिफेक्ट हो गई हो, जिसकी वजह से लाइनिंग आ रही है। तो उसकी कोशिश की जा रही है कि वो सही हो जाए। लेकिन अब यह है कि अब क्लास चल रही है तो इस टाइम पे तो उसको रोक नहीं सकते, थोड़ा सा टाइम उसको लिए लेंगे, उसके बाद वो सही हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपने ना मंदिर को देखा होगा, आप उत्तर भारत के मंदिरों को देखेंगे, आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे, उन दोनों में ना डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन ये जो अंतर है वो हमारी शैली का अंतर है, यानी किस शैली से वो बनाया गया होगा उसका अंतर है। आपको पता है कि जो मंदिर बनता है वो वास्तुकला के माध्यम से बनता है। इस वास्तुकला के माध्यम से उत्तर में वास्तुकला क्या है, दक्षिण में वास्तुकला क्या है, ये इस प्रकार से बताया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली से बनते हैं। कैसी शैली से बनते हैं, नागर शैली से बनते हैं। दक्षिण के जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली से बनते हैं। कोई ऐसी भी शैली होगी जो क्या करती है, दोनों का एक मिश्रण हो, जिसमें हमने नागर का भी यूज किया, जिसमें हमने द्रविड़ का भी यूज किया, और दोनों का मिक्स करके एक यहां पे मंदिर बना दिया। और वो मंदिर आपका किसी शैली से बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूछा गया है उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से, यानी मिक्स हो रहा है, मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण, यानी ऐसी कौन सी शैली है जो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सचर है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अलोन से बात नहीं होगी, ठीक है भाई, डिलीट भी कर लिया। रोहित तिवारी का आंसर सी है। राहुल कुमार ने, रोहित तिवारी ने, दोनों ने आंसर दे दिया है। बेटा आंसर जो नहीं दे रहे हैं तो एक बार कम से कम बातें करते हो, चैट करते हो तो आंसर भी दे दिया करो। इतनी बातें कर लेते हो ठीक है, अच्छी बात है, करते हो, लड़ाई करते हो, अपने घर की बातें भी करते हो, पर्सनल भी कर लेते हो, लेकिन आंसर देने में क्या जाता है भाई। मैं जो यहाँ पे बात करवा रहा हूँ एक प्रकार से, तो मेरा भी तो कुछ ना हक बनता है ना, तो मेरे भी तो आंसर दिया करो। बेटा यहाँ पे जब मैं बात करूंगा नागर शैली क्या है, आप देखे होंगे कि शिखर हमारे पास में सबसे ऊपर में एक शिखर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, शिखर। और इस शिखर को घुमावदार यहाँ पे आकृति होती है। शिखर की आकृति कैसी होगी, यहाँ पे देख रहे हो आप, घुमावदार आकृति होगी।
ठीक है। ये घुमावदार आकृति और खुला बीच वाला पार्ट जो होगा वो खुला सा होगा, तो ये क्या कहलाती है, हमारा नागर शैली कहलाती है। ठीक है। और जब हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो आप देखेंगे ना, टावर टाइप का बना होता है, लंबा लंबा, यानी पिरामिड जैसा यहां पर दिखता है, और यहां पर बहुत सारी नक्काशी देखने को मिलती है। हमारे मंदिरों में इतनी ज्यादा नक्काशी नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में नक्काशी देखने को मिलती है। इसका आकार जो होता है वो लंबा रहता है, यानी पिरामिड के जैसा आकार रहता है। तो ये जो शैली कहलाएगी इसे कहते हैं द्रविड़ शैली। अब तीसरी शैली जो है वो इन दोनों का मिश्रण भी है। क्या है, इन दोनों का मिश्रण भी है, लंबा भी है और दूसरा यहां पे शिखर भी है। तो यहां पर दोनों चीजों का यहां मिश्रण कर दिया है। ऐसी शैली को हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पे मैं बता दूं, बेसर शैली जैसे आपने देखा होगा चालुक्य ने बनवाया था, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाए गए होयलेश्वर मंदिर, चैनकेशवा मंदिर, ये जो मंदिर है ना, होयलेश्वर, चैनकेशवा, जो कि कर्नाटक के आसपास मिलते हैं। तो कर्नाटक में आपको वेश्रा शैली देखने को मिलती है, जिन्होंने साउथ यानी द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिक्सचर बना दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो बेसरा शैली हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। बेटा बेसरा है, बेसरम नहीं है। कम सही तो हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा सही हो गया। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ना सही करने जाते हैं तो वहां पे तुक्का लगा देते हैं, तो वो सही हो जाता है, तो बहुत खुशी होती है, वो इसी वजह से होती है। चल अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, आपको पता है यूपी जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है जब हम यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। और जब हम यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अगर यूपी के पार्ट को ना पढ़ें तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का यूज करना है, और कृषि का मतलब क्या है, कृषि के ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज करना है, रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करनी है। आपको यहाँ पे एजुकेशन यानी कृषि विज्ञान की एजुकेशन अगर आपको करानी है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बताया, डी केम ने बता दिया, डीके ने ऑप्शन बता दिया। हाँ जी, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है भाई। तो मैं कह रहा हूं यहां पे जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये कानपुर का आपका यूनिवर्सिटी है। ये कहां की यूनिवर्सिटी है, ये कानपुर की यूनिवर्सिटी है, जिसे CSAUAT के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी। किसकी है, आपकी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या करेगी ये यहाँ पे किसर यानी कृषि से रिलेटेड क्या कराएगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कराएगी। कृषि में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कैसे विकास करना है इस पर काम करेगी। ये ट्रेनिंग भी देने का काम करवाती है, एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से बाल श्रम पे आ चुका है, और भारत में बच्चों से काम कराना एक प्रकार से गैरकानूनी माना जाता है। आप यहां पे कहेंगे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको मजदूरी में नहीं ढकेल सकते, हम ऐसे काम नहीं करा सकते जहां पर कहीं पर कोई हानिकारक कार्य हो रहा हो, जो खतरनाक केमिकल बन रहे हो, हम ऐसी जगह पे उनको काम नहीं करा सकते। तो आपको यहां पे क्या करना है, उनके लिए शिक्षा पर काम करना है, उनके स्वास्थ्य पर काम करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य और उसके अधिकारों की बात करनी है। तो ये चीजें सुनिश्चित कराने के लिए हमारे पास में एक एक्ट आता है, और वो एक्ट कब आता है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं। आप लोग यहां पे क्लास खत्म होने के बाद में इसका कमेंट आंसर देंगे, और ये जो आंसर देगा उसको मैं अगली क्लास में प्रमोट करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से आंसर देता है। और ये क्लास आपको रोजाना इसी प्रकार से मिलती रहेगी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बाकी का मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में बहुत सारी क्लासेस हैं। क्लासेस का मतलब जो आपके यूपीएसआई से रिलेटेड, एक क्लास आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो रीजनिंग की हटा चुके हैं, लेकिन रीजनिंग की क्लासेस जो है वो अब आपकी सुबह 9 बजे हुआ करेगी। तो 9 बजे आप हमारे साथ में रीजनिंग के लिए जुड़ेंगे। आप 11:30 बजे आप हमारे साथ में, ये 11:30 ना होकर इसको 11 बजे कर दिया गया है, तो 11 बजे आप यहाँ पे मेरे साथ में मैथ्स के लिए जुड़ सकते हैं मैं हमारे चैनल पे। इसके साथ आपको जो क्लास, अच्छा ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेरी क्लास है 12:30 बजे होती है,
वो 12:30 की क्लास को अगर 12 बजे कर दिया जाए तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या क्लास का टाइम जो है वो 12 बजे कर दिया जाए? कम से कम इतना तो बता सकते हो ना भाई। मैं कहीं पे मेला वेला ना देख रहा, तुम अपना मेरे आंसर दे दो। हम तो यूपीएसआई देते ही नहीं है बेटा, यूपीएसआई नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल आ जाता है पॉलिटी का, लेकिन अदर एग्जाम में पॉलिटी का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। तो आप इन चीज़ों को भी कर लेंगे तो मुझे लगता है ठीक है आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा टाइम 12 बजे। तो ठीक है, आपकी ये क्लास जो है अब से जो है मंडे से होगी, और मंडे से जो क्लास होगी ये 12 बजे हुआ करेगी। कब हुआ करेगी? 12 बजे हुआ करेगी। इसका टाइम जो है वो 12:30 की जगह पे 12 कर दिया जाएगा, और ये 11:30 का जो टाइम था मैथ्स का ये 11 बजे हो जाएगा। यानी आपके 30 मिनट जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। 12 से 1 क्लास चला करेगी, और 12 से 1 में आपको यहाँ पे और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। हम भी अपना इंप्रूवमेंट करेंगे और आप भी अपना हमारे साथ में इंप्रूव कर पाएंगे, जिसके साथ आप यहाँ पे यूपीएसआई को भी क्लियर कर पाएंगे, यूपीएसआई की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे कंसेप्ट समझ में आए, आप चाहते हैं कि सर मुझे थ्योरी पढ़ाई जाए, तो आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हैं। इसका नाम है चाणक्य 2.0। यूपीएसआई को टारगेट करते हुए बनाया गया है, यूपीएसआई के लिए ही बनाया गया है। यूपी स्पेशल भी इसमें पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे हमारे साथ में पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाए तो ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा इस बैच में। और ये बैच आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपए में। भाई 99 रुपए में ये बैच मिलने वाला है। इतना सस्ता बैच है, और इसके कंटेंट को आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये बैच जो है इसकी कीमत कहीं ना कहीं हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं इस बैच के साथ में। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये बैच जो है वो 99 में हमने निकाला है, और इस 99 रुपए का बैच आपको यहां पर यूपीएसआई को कवर कराएगा। ये बैच जो है आपको कहीं ना कहीं वर्दी भी दिला के मानेगा। दूसरा यहाँ पे यह है कि पढ़ाने का तरीका सारे टीचर का बहुत बेस्ट है। आप एक बार डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, और ये डेमो क्लासेस आप कहाँ देख पाएंगे? तो आप देख पाएंगे हमारे चैनल पर, यानी हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है बाई एससी ऐप। और ये बाई एससी ऐप आपको कहाँ मिलेगी? तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप बाई एससी ऐप पर जाएंगे, यहां पर रजिस्टर और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पे दिख जाएगा हमारा बैच। ये जो बैच है आपको यहां पर दिख जाएंगे। पेड कोर्सेज में आ जाके आप सारे बैचेस को खरीद सकते हैं, जो भी बैच आपके पसंद का हो आप सारे कोर्सेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स खरीदने के बाद आपको इस जगह पे नीचे की ओर में माई परचेस में जाकर ये कोर्सेज आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कोर्स दिख नहीं रहा है। खरीदने के बाद आप माई परचेस में जाके इस क्लासेस को देख सकते हैं जो आपने बैच खरीद लिया है। ठीक है, खरीदना है तो पेड कोर्सेज, और आपको ने खरीदा हुआ है वो आपके माई परचेस में जाके देख पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पीडीएफ क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, डाउट सेशन भी आपके रहेंगे, और आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि 99 रुपए में ऐसा सब कुछ मिल रहा है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाई एससी एप्लीकेशन पर बेटा, हाँ शाम को क्लास होगी। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 12 बजे, 12:30 की जगह पे अब ये क्लास जो है वो 12 बजे मिल जाया करेगी। आप हमारे साथ में बाई एससी के एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर जुड़ सकते हैं, जिसके बाद में आपको रोजाना इस टाइप से क्लासेस मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी को चार चांद लगा देंगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।